ग्रेड 10 हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 में। बुक एंड की तरफ जा रही है। क्या बात है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आपका स्वागत है और हम करने वाले हैं अभी बुक कहती है। जी हां, एनसीईआरटी के फैन क्लब्स में अगर नाम आएगा तो मेरा और तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि हमने ये बात समझ ली है कि एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं है। क्या एक्सप्लेनेशन है, हर बात बताती है, बस हमें थोड़ा सा हिम्मत करके सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। और यही कर रहा है स्पीकिंग चॉक्स आपके साथ, और आपको बना रहा है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। जी हां, जो खुद पढ़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो फिर शुरू करते हैं ग्रेड 10 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बुक कहती है 11.1 से पहले क्या। मजे की बात है कि इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, इसका मतलब ये होगा पूरे चैप्टर के बारे में। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी ने कितनी खूबसूरती के साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमें कुछ समझाने की कोशिश की है। जी हां, शुरुआत होती है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल से। ये सेक्टर तो भैया हमने बहुत देखा है। एक अनहेल्थी फूड होता है, खाया होगा तुमने बहुत। अरे डिमीन नहीं कर रहा हूं पिज्जा को, लेकिन भाई देखो जो है तो है, अनहेल्थी है तो है। फास्ट फूड अनहेल्थी होता है, प्रोसेस्ड व्हीट फ्लावर होता है, मैदा होता है जो आपकी आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन। द थिंग इज कि पिज्जा इस शेप का होता है और ऐसे करके आप एक स्लाइस उठाते हैं, और वो स्लाइस जो होती है वो सेक्टर के शेप की होती है। तो यहां पे बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी ने कि उस सेक्टर का एरिया क्या होता है। देखिए कैसे किया है। पहले बोला कि पिछली क्लास में आपने सेक्टर सेगमेंट पढ़ा था, मैंने एज अ स्टूडेंट बोला मुझे याद नहीं। तुम भी मेरे साथ हो, बोल सकते हो याद नहीं। ये एनसीईआरटी बार बार ये क्यों बोलती है कि रिकॉल रिकॉल रिकॉल। अरे इतने अच्छे पढ़ाकू बच्चे होते तो बात ही क्या थी, है ना। लेकिन फिर भी उसका फर्ज है, बताती है रिकॉल। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि भाई पिछले क्लास की अगर बुक देखनी है तो भाई बुक लेके आओ या कहीं ट्रंक से निकालो या किसी दोस्त से मांगो। आजकल एक ऐप खोलो मोबाइल पे और ये एनसीईआरटी और ये कोई भी बुक, किसी भी क्लास की बुक यूं मिलती है, तो हम पढ़ सकते हैं पिछली क्लास में जो भी सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बताया है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा की पूरा, ठीक है। तो यहां पे है सेक्टर, और ये सेक्टर होता क्या है। देखिए एक सर्कल में अगर हम एक सेंटर से 2 रेडियस खींचें तो उसके बीच में जो भी एरिया फंसेगा उसको बोलेंगे सेक्टर, ठीक है, सेक्टर। नाउ यहां पे क्या लिखा हुआ है कि भाई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। बिल्कुल एंगल ऑफ सेक्टर बोलते हैं। ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी कहां गया, अच्छा ओ ए क्यू बी, अरे बाप रे बाप, ये तो ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ये है छोटा वाला सेक्टर, और ये व्हाइट वाला पोर्शन है बड़ा वाला। साफ नजर आ रहा है, ये छोटा है और जो बचा हुआ है सर्कल में से वो बड़ा वाला है। मेजर बात यह है कि ये सिर्फ इस पेज पे ये बता रहे हैं कि सेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल पिज्जा की जैसा शेप, ये सेक्टर, और ये रहा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एक सर्कल में कोई भी कॉर्ड अगर खींचे तो ये जो हिस्सा है आधा चांद जैसा जो लग रहा है ये है सेगमेंट, और ये छोटे वाला है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल शेप अलग अलग है, ठीक है। ओके, इसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, इसका सेंटर से लेना देना है, राइट। मतलब इसका भी है लेकिन ऐसे डायरेक्ट दिख नहीं रहा है लेना देना। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो लेना देना हो जाएगा, राइट। ओके, फिलहाल ये है सेक्टर, और यहां पे भी एक तरीके से ये सेक्टर है ना। इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल अगर हटा दिया जाए, क्या बात है, मुझे कलरिंग करना बचपन से बड़ा पसंद है और मैं झूठ भी बोल रहा हूं ये ये ट्रायंगल अगर हटा दिया जाए, क्या बात है, तो बचेगा जो वो होगा सेगमेंट। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसको, मैंने इतना गंदा किया ना, इसको हटा देता हूं मैं। तो ये हुआ सेगमेंट और ये हुआ सेक्टर। ये तो हुआ कि ये होते क्या है। आगे इनको बताया कि भाई इनका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो एरिया के लिए एनसीईआरटी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका अपनाया है जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। आपको पता है यूनिटरी मेथड कहां कहां पे अप्लाई होता है? हाँ, आप में से सब बोल रहे होंगे अरे बचपन में पढ़ा था भाई, यूनिटरी मेथड पता है कहां पे अप्लाई होता है? जहां पे 2 क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली मतलब जैसे आप एप्पल खरीदने गए, उन्होंने बोला एक एप्पल लेट से 20 रुपीज का है, तो आपने बोला 2 दे दो, तो बोलेगा 40 रुपीज।
अच्छा ठीक है 2 नहीं 4 दे दो, तो जब 2 से 4 हुआ डबल हुआ तो 40 से वो डबल होके 80 हो जाएगा। तो द थिंग इज कि जैसे जैसे एप्पल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये दोनों साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो जो भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वहां पे यूनिटरी मेथड अप्लाई होता है। इनडायरेक्टली में होता है बट डिफरेंट तरीके से होता है। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कभी भी किसी यूनिट का प्राइस निकाल लेना, यूनिट का प्राइस निकाल लेना। यहां देखिए क्या निकल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि अगर एंगल 360 हो, पूरा की पूरा 360 हो, तो पूरे के पूरे सर्कल को ही मैं सेक्टर बोल दूंगा, है ना। तो अगर 360 डिग्री हो एंगल तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर एंगल 360 हो तो पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल 1 डिग्री होगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, है ना। उसके जितने भी पाई आर स्क्वायर था उसके 360 हिस्से हो जाएंगे। 1 डिग्री का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 पैकेट्स मंगाया तो पाई आर स्क्वायर आया। एक पैकेट मंगाओगे तो उसका 360th पार्ट आएगा ना, छोटा सा। तो उसी तरीके से 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। नाउ हमने लिए थीटा डिग्री, हमने लिया थीटा। तो जब एक में ये है तो थीटा में बस इसको थीटा से तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये कर दिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। कितनी खूबसूरती से आराम से सेक्टर का एरिया समझा दिया एनसीईआरटी ने। फिर से बोलूं, एक बार और बता देता हूं। देखो पूरा 360 डिग्री होता तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री, ये यूनिटरी मेथड लगाया है, 1 डिग्री होता तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर बाय 360। और अगर थीटा डिग्री, थीटा मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी है, तो होता थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्या मजा अगर इसमें मैंने ए बी टच नहीं दिया। भाई मैं स्टूडेंट हूं, मैंने अपनी तरीके से भी रिसर्च की और सोचा इस एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले को। मुझे पता क्या नजर आया, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये एक स्क्वायर है, मेरे साथ साथ बताना, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं 4 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं। इसका एरिया जो है वो है 40 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं ये शेडेड का कितना होगा एरिया, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ना बता पाए। टोटल का 40, आप बोलोगे सर 10, लेकिन मैं इसे लिखूंगा, मैंने लिया 1 आउट ऑफ 4 फ्रॉम टोटल, और टोटल था 40, इसलिए 1 आउट ऑफ 4 इंटू 40 आया आंसर 10। क्लियर? ओके। अब अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ मुझे इसका एरिया कितना है, तो आप बोलोगे सर 20, बिकॉज यू आर टेकिंग 2 आउट ऑफ 4 फ्रॉम टोटल। मैं बोलूंगा इसका, तो आप बोलोगे 3 आउट ऑफ 4 फ्रॉम टोटल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि 1 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4, टोटल में से जितना हिस्सा ले रहे हो उतना एरिया होता जाएगा। तो यहां पे अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो देखो कितनी खूबसूरती से अप्लाई होता है, बहुत मजा आएगा। ये रहा सर्कल और ये रहा मेरा एक सेक्टर। मैंने लिया है थीटा पोर्शन आउट ऑफ 360, मैंने लिया है थीटा पोर्शन आउट ऑफ 360 फ्रॉम टोटल, है ना। अच्छा थीटा पोर्शन आउट ऑफ 360 फ्रॉम टोटल, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इजी पीजी। कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला आपको अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको और भी बाकी सारे फॉर्मूलेस भी इतने इजीली पेश कर दूं। सो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, दैट मींस हमने लिए हैं थीटा पोर्शन कितने में से, 360 में से, और टोटल कितना था, पाई आर स्क्वायर। जैसे हमने यहां पे लिया था 1 आउट ऑफ 4 फ्रॉम टोटल, तो हमने बोल दिया था 10। ओके, नाउ थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर के बाद हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क के लिए। देखिए लेंथ ऑफ आर्क और एरिया में क्या डिफरेंस होता है। एरिया ये है, ठीक है, और अगर मैं इसमें लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं तो लेंथ ऑफ आर्क ये है ए बी, ये जो लाल वाली लाइन है ये है आर्क की लेंथ। आर्क मतलब पूरे सरकमफ्रेंस में से एक टुकड़ा, सरकमफ्रेंस में से एक टुकड़ा। तो ए बी की अगर लेंथ निकाल ली है तो भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकता है। हमने लिया है थीटा आउट ऑफ 360 फ्रॉम टोटल, इस बार टोटल है 2 पाई आर, पूरे में से सिर्फ इतना हिस्सा ही लिया है
है ना, थीटा बाय 360 इंटू 2 πr। तो हम लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हैं इसी पैटर्न से, थीटा बाय 360 πr स्क्वायर, ये निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, और ये आ गया थीटा बाय 360 2 πr, ये आ गया लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर? ओके, ये देखिए थीटा बाय 360 2 πr, बहुत ही खूबसूरती के साथ समझाया है। नाउ ये मजेदार बात है कि सेक्टर या सेगमेंट अगर बोला जाए, ये रहा आपका सेक्टर और ये रहा आपका सेगमेंट, तो एज ए स्टूडेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कैसे पता चलेगा मुझे कि माइनर सेगमेंट निकालना है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है वगैरह वगैरह। तो वहां लिखा था भाई ऐसा है, मेजर सेगमेंट तो पता है क्या होता है, टोटल में से माइनर माइनस कर दो, चाहे वो सेक्टर का केस हो चाहे वो सेगमेंट का केस हो, ठीक है, टोटल में से माइनस कर दो। लेकिन अरे वाह, सेक्टर का एरिया भी दिया हुआ है, सेगमेंट का एरिया भी दिया हुआ है। सेगमेंट का एरिया देखो कितना दिया हुआ है, सेगमेंट ये ए बी, ये तो मैंने बताने भूल गया, सॉरी, ये रहा सेगमेंट का एरिया, और सेगमेंट का एरिया है सेक्टर माइनस ट्रायंगल, जो हमने पीछे बात भी की थी जब मैंने यहां पे किचर पिक्चर कर दिया था ना, ऐसे बना के, ठीक है। इसको मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें, रुको, मैं एक स्टेप आगे चला गया, वापस आ गया हूं मैं, डोंट वरी। ये देखो, अगर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना के दिखाऊं, तो इस येलो में से अगर इस पूरे येलो को देखो तो ये येलो क्या है, ये येलो है एक सेक्टर, और ये ग्रीन क्या है, ग्रीन है एक ट्रायंगल। सेक्टर में से अगर ग्रीन निकाल लिया तो क्या बचा, सेगमेंट। ये बात समझ में आया? तो सेक्टर में से ट्रायंगल निकालना है, सेक्टर में से ट्रायंगल निकालो तो बचता है सेगमेंट। अब मजे की बात है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सुनने में बड़ा आसान लगता है ये, लेकिन मैं जब था मेरी तो हालत खराब हुई थी। आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड जब मैंने इस फॉर्मूले को पहली बार देखा था, कुछ समझ में नहीं आया, यूं गया था ऊपर से। आज आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आज आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल करो तो सेगमेंट आता है। अगर माइनर सेगमेंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, निकाल लो भाई। अगर मेजर निकालना हो, मतलब ये पूरा के पूरा, तो सर्कल में से माइनर माइनस कर दो, तो यहां लिखा है सर्कल माइनस माइनर, सेक्टर के केस में भी और सेगमेंट के केस में भी। अगर माइनर निकालना है तो माइनर निकाल लो, और मेजर निकालना है तो टोटल में से माइनर माइनस कर दो। ये बहुत सिंपल सी बात है, और एनसीईआरटी ने इसको क्लियर किया है आगे जाके कि अगर कहीं पे लिखा हो कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो या एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो उसका मतलब एक ही है कि माइनर निकालना है। जब तक कि एक्सप्लिसिटली ये ना बोला गया हो कि मेजर निकालना है, तब तक आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर ही निकालना है। हाँ, लिखा हो मेजर निकालना है तो फिर पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर वाला करके हमारा मेजर वाला आ जाएगा। अब सबसे ज्यादा बड़ी दुविधा सेक्टर सेगमेंट के फॉर्मूले की, जो कि भाई बहुत टफ लगा मुझे। एक 10th ग्रेडर के लिए तो फिर भी चलो ठीक है, रीजनेबल है। आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो प्लीज इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ये इस फॉर्मूला थोड़ा समझ आने में थोड़ा टफ होगा आपके लिए। लेकिन जब 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये समझाना पड़ता था तो बहुत दिक्कत होती थी, अब तो ये फिर भी 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल सेक्टर के ऊपर है और दूसरा एग्जाम्पल सेगमेंट के ऊपर है। आइए देखते हैं हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक सेक्टर के फॉर्मूले को यूज करके दिखाया गया है। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सेक्टर बनाया है, एंगल दिया हुआ है सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो भाई फॉर्मूला हमें पता है, हमने लिए हैं थीटा पोर्शन आउट ऑफ 360 फ्रॉम टोटल। तो सेक्टर निकालते हैं तो हमें सिर्फ एंगल चाहिए और रेडियस चाहिए, दो चीजें मिली नहीं कि हमने सेक्टर का एरिया निकाला नहीं। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मजे की बात यह कि थीटा बाय 360 जब भी करो यहीं पे कट्टम पिट्टी कर लो, ठीक है। 1/12 हो गया यहां पे।
ओके उसके बाद पाई आर स्क्वायर, पाई की जो भी वैल्यू सुटेबल हो वो आप डाल सकते हैं 3.14 या 22/7, या फिर जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज 3.14, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर निकालना होता तो भाई मेजर सेक्टर मतलब ये वाला एरिया, तो भाई सर्कल में से माइनर वाला माइनस कर दो, इसमें है क्या, सिंपल सी बात है ना, सर्कल में से माइनर माइनस कर दो, तो जो भी ये आया है माइनर सर्कल में से माइनस हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस जो निकाला है आंसर 4.19, तो ये अपना माइनस कर दिया, 46.1 भी आ गया। ऑल्टरनेटिव वे भी दिया है, एनसीईआरटी कुछ चूकती नहीं है ऑल्टरनेटिव वे दिया है, कह रहा है कि अगर सीधा मेजर निकालना हो तो माइनर निकाल के सर्कल से माइनस क्यों किया जाए, सीधा बोल सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना है, 330 डिग्री है, तो सीधा 330 डिग्री से 330/360 पाई आर स्क्वायर सीधा भी निकाला जा सकता था मेजर। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, सेक्टर है भी बहुत सिंपल। सेक्टर में एक बात मैंने देखी, एक बुक मैं पढ़ रहा था, उसमें एक डिफरेंट सा क्वेश्चन था, मैं बताता हूं उसमें हुआ क्या। उस क्वेश्चन में मैंने देखा कि लेंथ ऑफ आर्क दी हुई थी, तो लेंथ ऑफ आर्क होती है θ/360 इंटू 2 पाई आर, और क्या कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ था और रेडियस दिया हुआ था, तो बताया था कि भाई सेक्टर का फॉर्मूला, वो सेक्टर का एरिया निकालो। तो हमने बोला कि यार लेंथ ऑफ आर्क क्यों दी है, तब पता चला कि इस वाले फॉर्मूले से वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से सेक्टर के फॉर्मूले तक पहुंच जाएं। तो भाई यहां पे क्या क्या मेरे को फालतू नजर आया, मेरे को फालतू नजर आया 2 और एक आर कम था, तो इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये था लेंथ ऑफ आर्क एल हाफ आर एल, ये भी एक फॉर्मूला है सेक्टर का, हाफ इंटू आर इंटू एल। आप देख सकते हैं एल के फॉर्मूले में अगर इसको हाफ और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 2 से 2 कट जाता है और ये बन जाता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दियो और आपको निकालना हो सेक्टर और रेडियस भी दिया हो, तो लेंथ ऑफ आर्क से थीटा निकालें और फिर ऐसे लंबा रास्ता नहीं अपनाएंगे, सीधे सीधे निकालेंगे हाफ आर एल, ठीक है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दी थी, लेकिन दूसरी बुक्स में क्वेश्चन पूछा था और मैं बिल्कुल विचलित हो गया, लेकिन एनसीईआरटी ने ऑफ कोर्स सेक्टर पूरा के पूरा और लेंथ ऑफ आर्क समझाया हुआ था, तो ये नेचुरल था कि ये हमें अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। नाउ अब आ रहा है इसका शो स्टॉपर जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2 तो दिल थाम के बैठिए एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा आपको हिलाएगा और आप इसको समझ लीजिए मेरे साथ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। नाउ द थिंग इज कि यहां पे निकालना है हमें सेगमेंट का एरिया, ब्लू पोर्शन सेगमेंट, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो गजब हो गया यहां पे क्या था भाई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि θ/360 पाई आर स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा θ/360 पाई आर स्क्वायर 462, तो ये 462 आ गया। अब 462 में से ये माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और आपको और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल सिर्फ एक ही तरीके से आता है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और कुछ आता नहीं है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। OABM, OABM, तो हमें आता है हाफ AB इंटू OM। यही एक तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पे तो कुछ दिया ही नहीं हुआ था, यहां पे तो सिर्फ ये हाइपोटेन्यूज दी हुई थी 21, ये इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं हुआ था, हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं, रेडियस दिया हुआ था। तो भाई यहां पे यूज किया एनसीईआरटी ने ट्रिग्नोमेट्री, बड़े खुल के यूज किया ट्रिग्नोमेट्री। देखिए कैसे किया है, हमें ये रेड वाली लाइन चाहिए, ये है ऑल्टीट्यूड, OM ऑल्टीट्यूड है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है ना, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो ये रहा आपका ऑल्टीट्यूड और ये रहा आपका बेस। तो ऑल्टीट्यूड खोजने की शुरुआत की, देखिए ये रेड वाली लाइन ऑल्टीट्यूड खोजा, पता कैसे खोजा, पहले तो 120 को 60-60 किया, 60 के अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं, एंगल के अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो आपको पता होगा। ये रही हाइपोटेन्यूज और ये रहा बेस,
हमें एक तरीके से बेस निकालना था, है ना, रेड वाली साइड हमें बेस निकालना था। तो हमें पता है बेस क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये जो बेस था ना, यही था हमारा ऑल्टीट्यूड, ये लाल वाली लाइन एमओ। तो हमने सीधा लिख दिया ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू एच कॉस थीटा इज इक्वल टू एच कॉस थीटा। तो ये निकला है हमारा ऑल्टीट्यूड, मतलब हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड में हम लिखेंगे एच कॉस थीटा। लेकिन ये थीटा नहीं है, ये तो 60 डिग्री है, टोटल थीटा तो 120 था, तो ये थीटा का आधा है, तो एच कॉस थीटा बाय 2। अब आप देख लो इन्होंने कैसे किया, एच मतलब ये हाइपोटेन्यूज है 21 कॉस 60, तो ये हो गया 21 इंटू कॉस 60, कितना होता है भाई, कितना होता है, कहां गया, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है ये, ओ ये निकाला भाई, सॉरी हाफ होता है, तो 21/2। मैं वही सोच रहा हूं यहां पे 21 रूट 3/2 को लिखा हुआ है, तो 21/2 ये आ गया मेरा ऑल्टीट्यूड। इंटरेस्टिंग। अभी इसको हम समझेंगे आराम से, पहले देखो एनसीईआरटी ने कैसे किया है। तो ये एनसीईआरटी ने निकाला ऑल्टीट्यूड, फिर निकालना था बेस, बेस है ए बी। अब ए बी एक साथ तो निकलेगा नहीं, पहले ए एम निकालेंगे, ए एम का ट्वाइस करेंगे तब आएगा ए बी। ट्वाइस वो आप सर्कल्स चैप्टर में पढ़ चुके हो ना, कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ए एम और एम भी बराबर है, चलो ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है इसलिए भी बराबर है। तो ए एम ढूंढने के लिए अभी 60 डिग्री का ऑपोजिट क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, तो यहां पे लगेगा साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एच साइन थीटा बाय 2, इसको 2 कर देता हूं मैं, क्योंकि ये थीटा का मतलब हो जाएगा 120 और थीटा बाय 2 का मतलब हो जाएगा 60। तो ये निकला है मेरा आधा बेस, सिर्फ एम ही तो निकला है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2h साइन थीटा बाय 2, ये निकला है मेरा बेस। तो 2h साइन थीटा बाय 2 मतलब 2 इंटू 21 साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2, 42 रूट 3/2, या फिर सिंपल 21 रूट 3। तो ये रहा हमारा 21 रूट 3। ये किया है एनसीईआरटी ने, है ना, इंटरेस्टिंग है ना। तो पहले निकाला ऑल्टीट्यूड, ये रहा थीटा, कॉस से निकला कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस में हम इंटरेस्टेड थे, यही हमारा ऑल्टीट्यूड है, तो ये बेस या फिर ऑल्टीट्यूड हो गया एच कॉस थीटा बाय 2। उसके बाद निकाला हमने ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर हमारा इंटरेस्टेड थे हम, पी निकल आया एच साइन थीटा बाय 2, लेकिन इसको दुगना करना पड़ा ताकि पूरा की पूरा बेस आ रहा, तो ट्वाइस कर दिया, सो 2h साइन थीटा बाय 2। अब जब ये दोनों निकल ही आए, इन्होंने तो सॉल्व कर दिया सीधा, मैं तो आपके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना चाहता हूं ताकि आपको बार बार ये निकालना ना पड़े, तभी मैंने यहां पे लिख भी दिया है वी नीड अ फॉर्मूला, वी नीड अ फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला बनाते हैं, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो ये हो गया हाफ बेस, कितना आया था हमारा, बेस आया था 2h साइन थीटा बाय 2, और ऑल्टीट्यूड आया था h कॉस थीटा बाय 2। तो भाई ये कट गया, आंसर आ गया h इंटू एच, एच स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये बना हमारा फॉर्मूला ट्रायंगल का, एच स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो जो भी यहां पे थीटा दिया हो उसको आप कर दो आधा, और उसमें फॉर्मूला ये लगा दो, लगा के देखें, एच स्क्वायर 21 स्क्वायर कॉस 120 का आधा 60 इंटू साइन 120 का आधा 60, ये हो गया सीधा सीधा इसका ट्रायंगल का फॉर्मूला। ये हो गया 441 इंटू हाफ इंटू रूट 3/2, तो ये हो गया 441 रूट 3/4। कहां गया भाई, कहां गया, 441 रूट 3/4। ठीक है, तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार निकालना नहीं पड़ेगा, आप ये सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, माइनस ट्रायंगल किया, एंड यू आर डन। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकला था 462, 462 में से ये जैसे माइनस किया
462 माइनस ये आ गया आपका सेगमेंट। तो ये आपका सेगमेंट का फॉर्मूला है। अब एक ए बी टच हो जाए एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं। देखो बेसिकली हमें निकालना था इस ट्रायंगल का एरिया जिसमें थीटा दिया हुआ था, ये 21 था, ये 21 था। 21 क्यों लिख रहे हैं हम? इसको जर्नल कर देते हैं ना, इसको ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो एक तरीका तो आपने देख लिया, एक तरीके के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या बोल रहा हूं मैं? वो हाइपोटेन्यूज थोड़ी है। अब आर्क स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। एक तो ये हो गया, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा आपने ध्यान दिया इसमें कि ये ऐसा फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया एनसीईआरटी ने, इसमें थीटा बाय 2 करना पड़ा हो? भाई 120 डिग्री दिया हो तो आपको 120 की तो वैल्यू पता नहीं है ना? अगर कोई ऐसा फॉर्मूला होता जो सीधा सीधा 120 डिग्री से निकालता होता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन उसमें एक दिक्कत होती, आपको 120 की वैल्यू नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। अरे सिखाना क्या चाहता हूं, अरे मैंने अभी अभी रिसर्च किया, 11th क्लास की बुक खोली और थोड़ा देखा तो मुझे पता चला कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ये साइड्स बराबर होते हैं और बीच का अगर एंगल दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब मैं डायरेक्ट निकाल सकता था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर 120 डिग्री, हाफ इंटू 21 स्क्वायर 120 डिग्री होता है √3/2। ये भी वही आ जाता 441 √3/4। क्या बात है। तो ट्रायंगल के लिए एक और फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि भाई साइन 120 की वैल्यू आपको नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपको 120 निकालने का मन था तो आप 60 + 60 कर सकते थे, 90 + 30 कर सकते थे, आपको जैसा अच्छा लगता आप वैसे कर सकते थे। इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 60। इस फॉर्मूले को अगर लगाएं तो √3/2 इंटू हाफ प्लस √3/2 इंटू हाफ एंड दिस विल बी ट्वाइस √3/4 और सिंपली √3/2। तो कॉस साइन 120 की वैल्यू निकाली जा सकती थी। बट इस फॉर्मूले से फायदा बहुत होने वाला, आपको फायदा ये होने वाला है कि भाई 45 और 30 75 भी निकाल सकते हो आप। आपको तो 45 और 30 की वैल्यू पता है, तो 45 और 70 निकाल 30 70 निकाल सकते हो। 90 एंड 45 135 डिग्री भी निकाल सकते हो। तो ये बीच वाले जो एंगल कुछ अजीबोगरीब अगर आ गया किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पे भी, तो ये फॉर्मूला आपको बड़ा जबरदस्त काम आएगा। तो और अगर बाय चांस आर ये थीटा सिंपल 60 डिग्री हुआ तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूं लग जाएगा क्योंकि आपको साइन थीटा 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है। तो एक फॉर्मूला ये रहा जो एनसीईआरटी ने आपको दिया, जो बोलता है आर स्क्वायर साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 करिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए और फटाफट से सेक्टर में से माइनस करके सेगमेंट का एरिया निकाल दीजिए। और ये है ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल का जहां पे दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल पता हो, जो कि होता है थीटा। है ना इंटरेस्टिंग? ये होता है अपने आप पढ़ने से कुछ नया सीखने को मिलता है। हमने सीखे 2 चीजें, हमने सीखा बल्कि 3 चीजें। हमने सेक्टर का फॉर्मूला सीखा θ/360πr²। हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सीखा θ/360 2πr। हमने लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की मदद से सेक्टर निकाला हाफ आर एल। और फिर हमने देखा सेगमेंट का फॉर्मूला जो कि होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल बड़ा डिफिकल्ट हुआ। ट्रायंगल निकालने के लिए ये सारी चीजें हमने समझी कि कैसे एनसीईआरटी ने उसका ऑल्टीट्यूड निकाला कॉस की मदद से, कैसे उसने बेस निकाला, ये वाला हिस्सा निकाला एम, फिर उसको डबल करके ए बी किया, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड लगाया और फॉर्मूला आ गया हमारा एच स्क्वायर भी नहीं बोलेंगे, आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। और एक और तरीका जिससे हम कर सकते हैं वो है सीधा सीधा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन अगर थीटा में अटक गए आप, कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, भाई आपको 45 30 60 की तो वैल्यू पता, 90 की वैल्यू पता है, इसके अलावा नहीं पता, अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी, जिसमें आप जोड़ के वो वैल्यू निकाल लेंगे। राइट? तो फिर मिलते हैं हम बाकी सारे टाइप्स के क्वेश्चन करने के लिए शाम को 6:30 से 8 बजे। लेकिन इसके बाद 11.1 मेरे साथ करना नहीं भूलेंगे आप।
मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको 11.1 पूरी की पूरी कराने के लिए, क्योंकि मुझे देखना है कि ये एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है जल्दी से जल्दी। ठीक है, सी यू देयर। बुक कहती है हो गया है, और अब हम आ गए हैं 11.1 एक्सरसाइज करने के लिए। यस, ऐसी कैलकुलेशन इंटेंसिव एक्सरसाइज मैंने नहीं देखी भाई। एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन अगर आपको अपनी शार्प करनी है तो इस एक्सरसाइज को बार बार करिए, खूब सारी कैलकुलेशन करने को मिलेगी। खैर, बिफोर वी स्टार्ट आई मस्ट टेल यू कि यहां पे सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये तीन चीजों के ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, तो फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। लेकिन वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है ना जी हाँ, बुक कहती है, मैं हम दोनों ने डिस्कस किया है कि वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको जरा इनोवेटिव तरीके से करके देखेंगे। मैं आपको वही बताऊंगा जहां पे ये आएगा, ठीक है। लेकिन हमें दो फॉर्मूले पता है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 एंड हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, और भी बहुत कुछ है मसाला इस एक्सरसाइज में। रेड लाइट जलेगी, आपको अपने हाथों को देना है आराम, ग्रीन लाइट जलेगी तो लेना है हाथों से काम। इतना आपको मालूम है तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। शुरू करते हैं 11.1 एरिया रिलेटेड सर्कल ग्रेड 10। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose radius is 6 सेंटीमीटर if the angle of sector is 60 डिग्री। तो भाई रेड लाइट जल रही है, आपको करना है चिल, क्योंकि मैं हूं आपका फ्रेंड ए बी और आपके लिए करूंगा सॉल्व। लेकिन पहले हम देखेंगे कि रेड लाइट पे कि करना क्या है इसमें। भाई सीधी सी बात है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। और एरिया ऑफ सेक्टर तो मैं पता ही है कि ये रहा हमारा सेक्टर। एंगल कितना है भाई, एंगल है 60 डिग्री, और रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 6। तो हमें दो ही चीजें चाहिए होती हैं एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, एंगल, सेंट्रल एंगल और रेडियस, और हम निकाल सकते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि भाई हमने 60 लिया है आउट ऑफ 360, तो फॉर्मूला भी पता है थीटा बाय 360, है ना। हम थीटा एंगल ले रहे हैं फ्रॉम टोटल 360, और फिर एक हिस्सा बनेगा फ्रॉम टोटल सर्कल, तो हम ले रहे हैं थीटा पार्ट्स आउट ऑफ 360 फ्रॉम टोटल पाई आर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आप बार बार इसी तरीके से खुद बोल बोल के अगर रिवाइज करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। यस, ओके, याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने बात समझ ली है। आइए इस छोटे से क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं ग्रीन लाइट पे। यहां पे निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे थीटा दिया हुआ है 60, 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। तो ये हमने डाल दी है वैल्यूज, और अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ये नीचे 6 आया, ये 6 के साथ 6 गया, 6 2 12, 1 6 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे भी छोड़ सकते हैं और डेसिमल भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूं, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। सीखने के लिए कुछ भी नहीं था खास, सिर्फ इतना कि सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने बुक कहती है देखा है तो आपको याद होगा कि ये है स्क्वायर। टोटल अगर 40 है और मैं इतना लेता हूं तो आप बोलेंगे 1/4 लिया है आपने टोटल का। सिमिलरली हमने थीटा लिया है आउट ऑफ 360, 1/4 की जगह पे लिखा है थीटा बाय 360, टोटल की जगह पे लिखा है टोटल। तो एरिया बहुत ही सिंपल होता है सेक्टर का, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप बाकी क्वेश्चन में झटपट कर सके। दोस्त किस दिन काम आएगा है ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो भाई रेड लाइट चलेगी और आपको इसके बारे में सोचने का पूरा टाइम मिलेगा। सबसे पहले एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए भाई। क्वाड्रेंट ये होता है, ठीक है, ये है क्वाड्रेंट है, या मैं बोलूं सीधे से ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक सर्कल में। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलते ही उसने एक्चुअली बोल दिया है कि सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। अगर रेडियस मिल जाए तो हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर से इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन रेडियस दिया नहीं हुआ है। तो जब रेडियस से दिया तो कुछ तो दिया होगा। दिया क्या है, सरकमफ्रेंस। इसका मतलब इसकी पूरे की लेंथ दी हुई है जो कि होती है 2 पाई आर। तो फिर हम यहां पे वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, आर आ जाएगा 7/2। तो बस
रेडियस भी मिल जाएगा और फिर हम इसको पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो रेड लाइट पे हमने एक प्लान बना लिया है। रेड लाइट पे हमने प्लान बना लिया है कि भाई रेडियस हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस से, एंगल दिया हुआ है क्वाड्रेंट की फॉर्म में और हम इसको पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन हाँ क्वाड्रेंट लिख के उन्होंने डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं दिया। अगर किसी को क्वाड्रेंट का मीनिंग नहीं मालूम तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अब तो तुम्हें मालूम है? ठीक है, आइए ग्रीन लाइट पे इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। सो यहां पे है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट मींस 90 डिग्री एंगल। ओके, एंड 2 पाई आर कितना दिया हुआ है? 22। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। 22 गेट कैंसिल। R is equal to 7/2 सेंटीमीटर। सो रेडियस आ गया। अब सीधा सीधा हमें निकालना है सेक्टर का एरिया। θ/360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर इज इक्वल टू θ/60 पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज थीटा? 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सो ये तो हो गया 4, 7 से गया 7, 2 से गया 11, तो ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी भी कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि ये कैलकुलेशन ज्यादा है तो लेट मी टेल यू, इस एक्सरसाइज में आपको बहुत मजा आने वाला है, राइट? तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर कैसे समझ में आया। मतलब आपने बस रटा है कि आपको अब ये बात समझ में आ गई? आपको θ/360 मतलब थीटा पोर्शंस वी हैव टेकन फ्रॉम 360 आउट ऑफ टोटल पाई आर स्क्वायर, ये वाली बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आपने घड़ी देखी होगी, रेड लाइट चल रही है भाई, चल करो। घड़ी देखी होगी, रेड लाइट पे ये रहा आपका मिनट हैंड। मिनट हैंड होता है वो लंबा वाला हैंड और आवर हैंड होता है छोटा वाला, ठीक है? तो एक मिनट हैंड है, वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको समझना है तो आपको एक बार क्लॉक बना के देखनी पड़ेगी। ये होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3, यहां होता है 9, ये हुआ 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8, 10 and 11, राइट? तो इसके बाद अगर मैं बोलूं कि भाई 5 मिनट कितना होता है, तो 5 मिनट यहां से लेके यहां तक को बोलते हैं हम 5 मिनट्स, राइट? अब देखिए ये टोटल एंगल कितना है? 360। ये कितना है? 12 हिस्से है ना? तो 360 डिवाइड बाय 12 दैट इज 30 डिग्री। तो बेसिकली हमें निकालना है इस सेक्टर का एरिया जिसका एंगल है 30 डिग्री और रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो रेड लाइट कितनी सही जगह है ना। देखो यहां पे हम लोगों ने इतने अच्छे से इस बात को समझा कि हमें घूम फिर के एक सेक्टर निकालना है जिसका थीटा है 30 डिग्री और रेडियस है 14। लेकिन कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया एनसीईआरटी ने। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड of a clock is 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट। सो एरिया स्वेप्ट मतलब ये पूरा एरिया स्वेप्ट यहां से लेके यहां तक एरिया स्वेप्ट किया है इन 5 मिनट्स। ये क्वेश्चन 5 मिनट्स का आ सकता था, 10 मिनट्स का आ सकता था, 15 मिनट्स का आ सकता था, लेकिन अब आपने समझ लिया है कि 5 मिनट्स में 30 डिग्री होती है। एक बात और समझ लेते हैं, 360 डिग्री बाय 60, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री पर मिनट। तो अगर ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास हो तो कितना अच्छा रहेगा, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपको पता हो कि हर मिनट में आवर हैंड या मिनट हैंड 6 डिग्री स्वीप करता है। तो अगर 10 मिनट होगा तो 60 है ना, 5 है तो 6 5 30, और अगर 15 है तो 15 इंटू 6 90, राइट? तो आप अपने आप निकाल सकते हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। यही तो मजा है खुद पढ़ने में। क्या होता है ना कि आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मन करता है यार अगर 5 मिनट्स की जगह 17 मिनट्स दिया होता तो फिर आपको ये काम करेगा, राइट? पर मिनट 6 डिग्री। ओके, चलो अब इसको ग्रीन लाइन में फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया नहीं, एंगल से शुरू करते हैं। एंगल
formed by minute hand in 1 hour. पूरे 1 घंटे में तो पूरा घूम जाएगा 360 डिग्री, राइट. सो इन 1 minute 360 upon 60 is equal to 6 degree. So in 5 minutes 6 into 5 is equal to 30 डिग्री. तो यहां तक हमको निकालना है, इसलिए मैंने ये तीनों स्टेप्स लिख दिए ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए कि अगली बार कोई भी क्वेश्चन उसमें 5 मिनट दिया हो, 10 मिनट दिया हो, 15 मिनट दिया हो, आप आराम से उसे सॉल्व कर सके. नाउ एज पर क्वेश्चन, एरिया स्वेप्ट is equal to area of sector is equal to theta by 360 pi r square is equal to theta कितना है 30 by 360 into 22 by 7 into radius कितना है 14 into 14, 7 2s are 12, 6s are 3 2 3s are 2 7s are 7 2s are 14, 154 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां पे एरिया आ गया है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, जिसकी लेंथ है 14, मतलब रेडियस 14 है, और एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री. अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, 30 डिग्री और ये 14 लेंथ है, और ये एरिया स्वेप्ट आ रहा है 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. भाई सबस्टेंड का मतलब हमेशा गड़बड़ हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था. सबस्टेंड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोनों हाथ खोल लूं, अब आपको मेरे हाथों के कॉर्नर्स को देखने के लिए ऐसे करके मुंडी घुमानी पड़ेगी. ये रहा एक कोना, ये रहा दूसरा कोना, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं सबस्टेंड. तो कोई भी एक बड़ी सी चीज अगर आपके सामने है, फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ी एसयूवी आके रुकी, तो एसयूवी के एक कोने को देखा आपने स्टार्टिंग पॉइंट और फिर एसयूवी के एंड पॉइंट को देखा, तो आपने बोला द एसयूवी सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, जितना भी आपको डिग्री एंगल आपने बनाया है. तो सबस्टेंड का मतलब होता है उसके कॉर्नर्स को देखने में जितना आपको एंगल घूमना पड़ा. तो यहां पे लिखा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स अ राइट एंगल. तो बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है, ये 90 डिग्री, एक कॉर्ड जो है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर. इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा गलती मैंने बताया क्या की है, सेगमेंट पढ़ लिया, सेक्टर का एरिया निकाल दिया, सेक्टर पढ़ लिया, सेगमेंट का एरिया निकाल दिया. आप भी ऐसे करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भी ऐसी गलतियां करते हैं क्या. आपका ए भी तो करता है, ठीक है. और मैं बार बार ये बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि आप में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है. हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन फिर गलती करके फिर सीखते हैं और फिर अगली बार गलती ना करने की शपथ भी ले लेते हैं. अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बोल सकता हूं क्योंकि राइट एंगल लिखा हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर. बाप रे बाप, सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा. अरे वाह, ट्रायंगल की बात यहां पे आ गई है. सेगमेंट क्या होता है पहले देख लेते हैं. ये है सेगमेंट, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा की पूरा सेक्टर, ये येलो वाला सेक्टर माइनस ट्रायंगल, माइनस ट्रायंगल. माइनस ट्रायंगल बचेगा क्या, सेगमेंट. तो वही कैसे करना है इसको मैं आपको बताता हूं. देखो सेक्टर का एरिया आपको पता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. आपको थीटा भी पता है 90, रेडियस भी पता है आपको 10, सब आ जाएगा. नाउ माइनस ट्रायंगल. अब ट्रायंगल का एरिया जो माइनस हो रहा है, तो हमने कितने ट्रायंगल के एरिया डिस्कस किए हैं, हमने बुक कहती है हमें 2 डिस्कस किया है. एक आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. आप चाहें तो ऑल्टीट्यूड और वो एनसीईआरटी की तरह वापस निकाल सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. एक है
हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें फर्क क्या है, यहां पे 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री। आप यहां पे यूज कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला भी, और ये सीधा 90 वाला भी यूज कर सकते हो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। बट आपको पता है मजे की बात बताऊं, ना मैं यही यूज करूंगा ना मैं यही यूज करूंगा। आप बोलोगे ये भी क्या कर रहे हो, ना मैं यही यूज करूंगा ना मैं यही यूज करूंगा, मैं एक नया फॉर्मूला यूज करूंगा, सीधा सीधा हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब आप बोलोगे इसमें बेस और ऑल्टीट्यूड कहां से निकलेगा, तो सिंपल सी बात है यार, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये ऐसा है, इसको घुमा के देखो, ये जो है कितना है, ये 10 है, ये 10 है, ये हाफ 10 इंटू 10 है। तो आपको ये देखना है कि हमेशा एकदम बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर नहीं चलना है, सीधा सीधा कई बार आंसर आ रहा होता है, खास तौर से जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो जो इसके रेडियस है वही बन जाता है बेस और वही बन जाता है ऑल्टीट्यूड। तो क्यों जाएं हम इतना लंबा फॉर्मूला लेके, क्यों जाएं हम इतना लंबा फॉर्मूला लेके, जब सीधा सीधा आंसर निकल रहा है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 100 इंटू 100, वो 10 इंटू 10 100 और 50, ये तो एरिया भी निकल गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है ट्रायंगल का एरिया। तो फटाफट सब निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया और लिख देंगे ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो भाई हम तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से सीधा सीधा निकाल रहे हैं। इनमें से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। आओ, ग्रीन लाइट जल रही है और फटाफट इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये रहा आपका सर्कल, ये रही कॉर्ड जो कि बना रही है 90 डिग्री का एंगल। हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट इज माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ओ ए बी, ओ ए बी। अब हमको पहले निकालना पड़ेगा सेक्टर, फिर निकालना पड़ेगा ट्रायंगल और फिर करना पड़ेगा उसे माइनस। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि होता है 90 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। क्या करें, ओह दिखा हुआ है पाई, मैं सोच ही रहा था कि पाई को 22/7 लिया जाए कि ना लिया जाए, तो भाई सामने सामने लिखा हुआ है कि 3.14 ले लीजिए तो ठीक रहेगा। क्यों भाई, 10 इंटू 10 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा ही हो जाएगा ये 314, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 314/4। डिवाइड तो नहीं हो रहा, मैं इसको भी यहीं पे छोड़ देता हूं 314/4। तो 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा माइनर सेक्टर। निकालना है मेजर सेक्टर, ये भी काम आएगा जब मेजर सेक्टर निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम, यस हम टोटल सर्कल में से इस माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेजर। बट अभी रुक जाओ, सीधी सी बात है, अभी हम निकाल रहे हैं सेगमेंट। नाउ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू विच इंप्लाइज हाफ 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आ गया है हमारा सेगमेंट, सेगमेंट इज इक्वल टू 314/4 माइनस 50, या फिर मैं बोलूं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 314 माइनस 200 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको थोड़ा सा छोटा तो मैं कर ही सकता हूं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 2 8 19 11 34 8 32, हाँ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला है मेरा माइनर सेगमेंट। अब मैं निकालूंगा मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेजर सेक्टर क्या होता है, टोटल सर्कल माइनस ये वाला माइनर सेक्टर। तो वही मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर ये होता है, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये है आपका मेजर सेक्टर, और ये निकल के आ गया 314/4, तो मैं यहां लिख देता हूं 314/4। अब मैं बाकी में से निकाल के इसको माइनस कर दूंगा। रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 314/4
ये हो गया 314 माइनस 314/4। अरे वाह। सो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 1 4 5, 4 3 12, 1 2 5 6 माइनस 314/4। और ये हो गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और ये 942/4 जो कि होता है 2, एंड 2 3 12, 12 के बाद 22 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा मेजर सेक्टर। ओके, फिर से देख लेते हैं। माइनर सेक्टर निकाला हमने, माइनर सेक्टर में से, माइनर सेक्टर मतलब ये पूरा की पूरा निकाला, इसमें से ट्रायंगल माइनस किया, आ गया मेरा सेगमेंट, और फिर सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस किया तो ये बचा हुआ आ गया मेरा मेजर सेक्टर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसमें ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं, हमें अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। हमने एक नई चीज सीखी कि भाई जब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल होता है, और वो ट्रायंगल के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि r² sin θ/2 cos θ/2, जो कि हमने बुक कहती है, हमें सीखा भी है, हाफ r² sin θ। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन दोनों को लगाना है, हो सकता है कि डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाए जब ट्रायंगल में एंगल हो 90 डिग्री। इन अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर द एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या बात है, ये तो मजा ही आ गया, एक और नई चीज सीखने को मिलेगी यहाँ पे। रेडियस है 21, 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, रेडियस है 21। क्या निकालना है हमें? द लेंथ ऑफ आर्क। क्या बात है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr। जी हाँ, हम यहां पे ले रहे हैं थीटा पोर्शंस फ्रॉम 360, फ्रॉम टोटल एरिया नहीं है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई, तो इस सरकमफ्रेंस का हिस्सा है ना? कितना हिस्सा है? θ/360। ये 1/4 हो सकता है, 1/10 हो सकता है, 1/20 हो सकता है, जितना भी हो सकता है, बट है ये किसका हिस्सा? 2πr का। सो θ/360 2πr, ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर तो हमें रट चुका है भाई, θ/360 पोर्शन यहां पे भी है, लेकिन इस बार एरिया का पोर्शन है, तो πr²। एंड देन एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सेगमेंट भी ठीक है, अब जब सेक्टर निकाल लेंगे तो बस ट्रायंगल ही तो माइनस करना है। अब मैं फिर बता दूं कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 माइनस πr², और ट्रायंगल माइनस करो तो सेगमेंट आता है। ये ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको निकालना सिखाया है, r² sin θ/2 cos θ/2। अगर आपको ये मन कर रहा है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाफ r² sin θ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, हाफ r² sin θ। लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह दोनों ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री है भाई। 60 डिग्री का मतलब है ये दोनों साइड बराबर है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। अगर ये तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो भाई ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो मुझे वैसे ही पता है, √3/4a²। तो मैं ये क्यों करूं? वो अलग बात है कि मैं इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं, तीनों से आंसर तो मेरा सेम ही आएगा। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में वो राइट एंगल ट्रायंगल था, तो मैंने सीधा हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड लगा दिया था। ये इक्विलेटरल है तो मैं सीधा √3/4a² लगाऊंगा ना। मैं जबरदस्ती क्यों r² sin θ वगैरह वगैरह करूं? गेटिंग अ पॉइंट? वैसे देखो ना, हाफ r² sin θ में हाफ r² sin 60 √3/2 होता है। देखो ना, √3/4 r², आ तो वही रहा है, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन लाइट जल चुकी है। पहली चीज निकालनी है द लेंथ ऑफ आर्क 60 डिग्री 21, 60 डिग्री 21 लेंथ ऑफ आर्क। ये ले लेता हूं मैं इसको ए बी। सो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, थीटा कितना है? 60/360 इंटू 2 इंटू कोई पाई के बारे में कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, 22/7 इंटू 21, 7 3 6 6
3 2 जा 2 जा, ओहो 22 सेंटीमीटर। सीधा सीधा लेंथ ऑफ आर्क आ गया है 22 सेंटीमीटर। कट कटा के कट्टम पिट्टी करके हो गया काम। यहां पे बड़ा मजा आता है। आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो चलते फिरते कहीं पे भी कोई भी व्हीकल को देखिए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 43878, तो 4378 होता है 4 + 3 7 7 + 7 14 14 + 8 22, ऐसे करिए 4378, फिर 4 × 3 3 × 7 7 × 8, फिर ऐसे करिए, फिर स्क्वायर करके ऐड करिए। तो आप अपने दिमाग को जितना स्ट्रेस दे सकते हैं, जितना ओरल कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही तेज चलेगा। अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो एक्चुअली में एग्जाम में आपसे होगा नहीं, और होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें हैं। अगर नहीं हुआ टाइम पे तो भी टाइम ज्यादा लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्क्स कम आएंगे, और अगर गड़बड़ हुआ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स कम आते हैं। तो दोनों ही हम नहीं कर सकते। वी हैव टू डू कैलकुलेशंस। आप कुछ ना करिए, आप रोजाना 10-15 क्वेश्चन कैलकुलेशन के बस कड़वी दवाई समझ के पी जाइए। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो थोड़े दिनों में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी कैलकुलेशन पहले ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अगर आप चुपचाप बैठे रहे तो हालत वहीं की वहीं रहने वाली है। ठीक है। तो एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 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 अगले पेज पे निकालते हैं। चलो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एंगल क्या था 60-21, तो ये रहा एंगल 60, रेडियस 21, एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 πr², जो कि होता है 60/360 × 22/7 × 21 × 21, 7 3 जा 6 6 जा 3 2 जा 2 11 जा 21 × 11, तो 21 × 11 मैं अभी कर लेता हूं। 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। बस एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लिया हमने 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब निकालना है हमें एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दो, माइनस ट्रायंगल, नाम दे देते हैं OAB। सो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है। अब यहां पे फिर वही वाली बात कि ट्रायंगल का फॉर्मूला हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम r² sin θ/2 cos θ/2 ले सकते हैं, हाफ r² sin θ ले सकते हैं, लेकिन हम लेने वाले इस बार √3/4 a², क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों बेकार में परेशान हो। तो ये हो गया हमारा 231 माइनस √3/4 × 21²। सो ये हो गया 231 माइनस, एक सेकेंड, ये रहा 231 माइनस √3/4 × 441। क्या करें भाई इसका, √3 माइनस 1.73 × 441/4। इसको देखते हैं। इसको ऐसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती, आपके डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है। वरना हम इस क्वेश्चन को यहां पे छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर करके कि इट इज 231 माइनस √3/4 × 441। आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि इसमें किस तरीके से इसका आंसर को दिया हुआ है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अननेसेसरी लंबी है, करने को करा जा सकता है। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इट्स जस्ट अ क्लरिकल जॉब, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कॉर्ड है एक जो सबटेंड करिए 60 डिग्री। 60 डिग्री देखते मेरे बड़ी खुशी होती है कि अगर इन केस सेगमेंट का एरिया निकालने की जरूरत पड़ी तो हम यहां पे फिर से यूज कर लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। सो अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। वेरी गुड।
और पाई क्या लेना है 3.14। और ये चलिए रेड लाइट जल रही है, आप आराम से चिल करिए और देखिए कि ये है 60 डिग्री, तो ये भी होगा 60 और ये भी होगा 60, तो इसका एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर। हम यहाँ पे यूज कर सकते थे r² साइन θ/2 कॉस θ/2 या फिर हाफ r² साइन थीटा। हम ये भी यूज कर सकते थे, ये भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम करेंगे √3/4 ए स्क्वायर बिकॉज ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फिर हमें क्या करना है, हमें माइनर और मेजर दोनों निकालने हैं। तो पहले हमें माइनर निकालेंगे, ये वाला जो कि होगा सेक्टर माइनस ट्रायंगल, और जब ये निकल जाएगा तो सर्कल में से इसको माइनस कर देंगे ताकि आ जाए पूरा के पूरा मेजर। ये क्लियर, इजी है, सेगमेंट निकालो जल्दी जल्दी। आओ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 15 है, रेडियस और 60 है एंगल। तो ये रहा आपका 60, ये रहा 15, ये रहा 15, ये रहा O, ये रहा A, ये रहा B। तो शुरू करते हैं माइनर सेगमेंट से। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल OAB। तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 पाई r²। तो थीटा है 60/360 इंटू 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेने की बात बोली गई है यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं 3.14 को 314/100 लिख देते हैं सीधा, ताकि इजी रहेगा कैंसिलेशन में। 314/100 इंटू 15 इंटू 15। तो ये तो हो गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया 6 3 5 3 2 2 1 2 11 5 एंड 7। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 15 5 बाय 100। तो ये हो गया, इसमें तो हम 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वेरी गुड, ये निकल के आ गया 117.75। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या बात है, नहीं 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 नहीं, ये तो अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकला है भाई। अभी इतनी जल्दी क्या है भाई, ये तो निकला है एरिया ऑफ सेक्टर। अभी तो ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 इंटू 15 इंटू 15 √3/4 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225 इंटू √3/4। यही लिख दूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास आ गया है सेक्टर, मेरे पास आ गया है ट्रायंगल, और मुझे करना है माइनस। तो भाई एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको निकालना पड़ेगा भाई। ये कर लेते हैं हम 225 इंटू 1.73/4। कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। 97.31 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों, आपने मुझे बता दिया है कि इसका आ रहा है आंसर 97.31। हमारे पास है सेक्टर, हमारे पास है ट्रायंगल। अब हम इसे माइनस करेंगे, अगले पेज पे करते हैं। सो सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्रायंगल, और ये है 117.75 माइनस 97.31 कर देता हूं, 97.31। तो मैं इसको सीधा सीधा भाई माइनस करके देता हूं। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, और 7 में से 7 गया 0 एंड 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आ गया है माइनर सेगमेंट। अभी माइनर सेगमेंट के बाद अब मुझे निकालना है मेजर। तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, और मेजर सेगमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पहले ये था मेरा माइनर,
तो ये बचा हुआ है मेजर। तो मेजर होता है मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। सो दिस इज 314 बाय 100 इंटू 225, क्योंकि रेडियस है यहां पे 15 माइनस 20.44। क्या बात है, अरे वाह, आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। 706.5 माइनस 20.44 और फाइनल आंसर भी बता दो भाई। क्या बात है, 686.06। कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि आप इतनी स्पीड में कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। कैलकुलेटर तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है, कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करिएगा। देखिए, आपको यहां पे सीखना है सेक्टर का फॉर्मूला, आपको सीखना है सेगमेंट का फॉर्मूला, आपको सीखना है उसकी एप्लीकेशन। कैलकुलेशन इंटेंसिव है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप अगर तेजी से कर पा रहे हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। ये आ गया मेरा मेजर सेगमेंट। फिर से देख लेते हैं मेजर सेगमेंट क्या होता है। माइनर तो हमने निकाल ही लिया था 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल में से माइनर अगर हटा दो, ये रहा मेरा माइनर, अगर ये हट गया तो ये जो बचा हुआ है ये है मेरा मेजर सेगमेंट। तो बस सर्कल में से माइनस करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120। चलिए, अब आ गया है टाइम हमारे फॉर्मूले जो हमने सीखे थे उसका इस्तेमाल करने का, क्योंकि यहां पे है 120 डिग्री का एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। यस, हमारी मुराद हो गई है पूरी। 120 डिग्री, यस 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है और रेडियस कितना है 12। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, जो कि सबसे ज्यादा प्रेफरेबल फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी इसमें से सब कुछ अलग अलग निकालती है। मैंने आपको एक कंसोलिडेटेड फॉर्मूला दे दिया, आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 मतलब साइन 120 बाय 2 कॉस 120 बाय 2। तो ये रहेगा 12 स्क्वायर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। आपको पता है ये होता है √3/2 और ये होता है हाफ, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बोला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसमें दो इक्वल साइड्स यहां पे आर आर हैं और बीच का एंगल है थीटा। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हाफ इंटू 12 स्क्वायर साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम फिर भी बता सकते हैं कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, बुक कहती है हमें, और इसके अकॉर्डिंग ए को 60 और बी को भी 60 मान लिया जाए तो ये √3/2 इंटू हाफ प्लस √3/2 इंटू हाफ, दैट इज ट्वाइस √3/4, दैट इज √3/2। तो साइन 120 भी निकाला जा सकता है। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। भाई, आपके स्कूल में अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 120 की वैल्यू निकाल के। इसके फायदे मैं आपको बता दूं कि ए प्लस बी तो बहुत कुछ हो सकता है। ए प्लस बी तो हो सकता है अगर आपको 45 एंड 30 75 डिग्री अगर बीच में आ जाए तो ये फॉर्मूला तो काम ही नहीं करेगा, हाँ, लेकिन ये करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई जगहों पे ये हेल्पफुल है और कई जगहों पे ये स्ट्रिक्ट नो है, लेकिन मैथमेटिकली दोनों फॉर्मूले करेक्ट है। ओके, ये वाला करना है, ठीक है, तो हम इससे करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 से। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, जहां पे सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 120, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 120 और लेंथ कितनी है भाई, रेडियस कितना है 12। हमें निकालना है सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, हम बार बार समझ चुके हैं, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम देंगे ओ ए बी, ओ ए बी। तो पहले हम सेक्टर निकालेंगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि होता है 120 बाय 360 इंटू 22/7।
पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है भाई, 314 अपॉन 100 इंटू रेडियस कितना है 12, तो 12 इंटू 12 ये निकलेगा मेरा सेक्टर। 3 4 खत्म, 314 इंटू 48, 8 4 32, 15। क्या बात है, आप लोग मेरी मदद कर रहे हो कैलकुलेशंस में। अरे इसी को कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। देखो किसी दोस्त के साथ पढ़ने में भी आपको ऐसी मजा आएगा, कभी कैलकुलेशन वो करे कभी आप करें। तेजी से कैलकुलेशन जब होती है तो आंसर भी तेजी से आता है। ये आ गया है मेरा सेक्टर, और अब मुझे निकालना है इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं जरा डिफरेंट कलर से और डिफरेंट पेज पे। आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये है 120, ये निकालना है मुझे, तो मैं निकालूंगा ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है, ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो है r² साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, जो कि है रेडियस कितना है, रेडियस है 12, सो 12² इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, जो कि होता है 144 इंटू √3/2 इंटू हाफ, और ये हो गया है 72, 36 और 36 √3। जल्दी से बताइए 36 √3 कितना आ रहा है? यस, ये तो बहुत ही मजा आ रहा है आज मुझे काम करने में, आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो मुझे करना है सेक्टर, जो कि है 150.72, 150.72 माइनस 62.28, ये भी बता दीजिए कितना है। क्या बात है, आज तो बहुत ही स्पीड में काम हो रहा है, आप तो बिल्कुल दोस्त हो गए मेरे। अच्छी बात है, आप कैलकुलेशन करिए और मैं आपको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने निकाल लिया है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find. ओके तो आप समझ सकते हैं पैग का मतलब क्या होता है, वो जैसे टेंट में गाड़ते हैं ना, एक लोहे की रॉड जैसी होती है, कील जिसे बोलते हैं, इसको गाड़ देते हैं तो टेंट की रोप्स बांध देते हैं। वैसे ही एक कोने में एक पैग बांधा हुआ है जहां से एक घोड़ा बंधा हुआ है। नाउ इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको यह देखना होता है कि इन व्हाट एरिया ही कैन ग्रेज। तो ग्रेज किस एरिया में कर सकता है, ये जो बनता है वो सेक्टर है, वो सेक्टर है। नाउ सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, एक एंगल जो कि स्क्वायर में है 90 डिग्री, और एक ये रेडियस जो कि है घोड़े की रस्सी। यस, तो 5 मीटर हो गया उसका रेडियस और एंगल हो गया 90 डिग्री। हम फटाफट निकाल लेंगे कि कितनी जगह पे वो ग्रेज कर सकता है। फिर है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अच्छा जी, तो अगर थोड़ा सा घोड़े को ज्यादा छूट दे दी जाए और 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए रस्सी, तो क्या होगा, तो भाई रेडियस बदल जाएगा और इस बार हो जाएगा 5 से 10, तो थोड़ा सा ज्यादा, और मैं ये प्रोपोर्शन में नहीं बना पाया क्योंकि जगह कम थी, 10 हो जाएगा। तो हम दोबारा निकालेंगे। आर यू श्योर? ठीक है, एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ऐसे ही एक चीज दिमाग में आई, जब मैं इसे कर रहा था तो मैंने सोचा कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस 5 और रेडियस 10 में क्या फर्क आएगा? क्या एरिया ऑफ सेक्टर दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा क्योंकि रेडियस डबल हो गया है? ऐसे सोच के देखा यार, तुम्हें भी ऐसे सोचते रहना चाहिए। जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो तो एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, ओहो मैंने खत्म कर लिया। अरे थिंक अबाउट इट ना। तो मैंने देखा कि भाई आर तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रिलेटेड है, इसका मतलब अगर वो डबल हो रहा है, अगर वो डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। वाह भाई वाह, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। मतलब अगर पहले वो इतना खा सकता था, अब उसे 3 गुना और खा पाएगा, तो एक्स्ट्रा 3 टाइम्स हो जाएगा।
क्या बात है, 100 से 400 हो जाएगा आंसर आपका। ओके तो जो भी आंसर आएगा वो 4 टाइम्स होने वाला है। और उसमें से इंक्रीज कितनी है, ये इसमें मैंने गलती कर दी थी। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करता हूं, देखो किसी को बताना नहीं है। होता क्या है कि जब आपकी फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 20,000 और वो हो गई 4 टाइम्स, तो 20,000 से हो गई 80,000, लेकिन इंक्रीज तो 60,000 ही हुई है ना। तो भाई ध्यान से देखना होता है जब इंक्रीज पूछी हो, इंक्रीज का मतलब होता है यहां से यहां हो गई, लेकिन डिफरेंस बताना है कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे अक्सर मेरे जैसे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो रेड लाइट पे हमने ये बातें समझ ली हैं कि भाई हॉर्स कितना ग्रेस कर सकता है, और उस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर में चाहिए था एंगल, पता चल गया है 90 डिग्री है। सेक्टर में चाहिए था रेडियस, पता चल गया है पहले 5 है और बाद में बढ़ के हो गया है 10। तो फर निकाल देते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जली ग्रीन लाइट और हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर, और थीटा है यहाँ पे 90 बाय 360 इंटू पाई लेना है कुछ भाई, कुछ 3.1 कहीं लिखा हुआ है भाई, हाँ जी लिखा हुआ है 314/100 इंटू रेडियस है 5 इंटू 5, तो ये तो हो गया सीधा सीधा 1/4, ये हो गया 2, 2 1 जा 2, 5 जा 7 जा। ओके बताइए मुझे इसका आंसर बताइए। 157/8 19.625 मीटर स्क्वायर। वाह भाई वाह, 19.625 मीटर स्क्वायर। ये घोड़ा घास खा सकता है, काफी सारी ग्रास है खाने के लिए। हम बात कर रहे हैं इसकी, यस ये एरिया है जहां पे वो घास खा सकता है। पिक्चर मुझे बहुत ज्यादा, हाँ ठीक ही है वैसे पिक्चर, देखिए ना रोप यहाँ पे जाके टाइट हो जानी चाहिए थी बिल्कुल, ताकि घोड़ा इसके पीछे ना जा पाए। रोप थोड़ी सी लूज है, मुझे लगता है थोड़ा पीछे भी ये घास खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिफोर वी फाइंड आउट, इस 5 की जगह 10 डाल के फिर से निकाले एरिया ऑफ सेक्टर, मैं एक अंदाजा मारना चाहता हूं। मेरा अंदाजा है कि ये 19.625 इंटू 4, हाँ रेडियस ट्वाइस हो रहा है ना, तो ट्वाइस हो रहा है तो इंपैक्ट पड़ेगा 4 टाइम्स का, क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, तो आर अगर ट्वाइस हुआ तो इंपैक्ट पड़ेगा 4 टाइम्स का। आंसर आना चाहिए 78.5 या 78.2 के आसपास। और फिर हम बता देंगे कि भाई 19 से 78 पहुंच गया, तो डिफरेंस कैसे किया, 19 4 जा यार, सीधा सीधा 19 4 जा, राइट। फिर भी हम एक बार निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। थीटा बाय 360 इंटू पाई, पाई लेना था भाई, मैं भूल के जाता हूं, 314/100 इंटू इस बार 10 स्क्वायर। अरे वाह 10 स्क्वायर में तो ये कट गया, और ये था 94, ये रहा 2, ये रहा 157, और ये हो गया आपका 157/2, दैट इज 7, एंड 7 के बाद हुआ 17, 8 और हुआ, अरे वाह मैं बोल रहा था तुमसे कि इसके आसपास ही आएगा। ये देखिए 19.625 का 4 गुना है ये। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता और मुझसे किसी ने इंक्रीज पूछी होती तो मैं 19.65 इंटू 3 कर देता, क्योंकि ये तो हो गया 4 टाइम्स। अब वो इतना खा सकता है, लेकिन इंक्रीज कितनी हुई है, इंक्रीज हुई है 78.5 माइनस 19.625। क्या बात है, 58.875 मीटर स्क्वायर, ये है इंक्रीज। तो भाई यहां पे इस क्वेश्चन में जो गलती होने के चांसेस थे वो यही थे कि कोई 78.5 पे छोड़ देगा अगर इसको, तो ये हो जाएगा गलत, है कि नहीं। इंक्रीज बतानी है कितनी बड़ी है, 19 से 78.5 हो गया, तो बढ़ा कितना है 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ये ब्रूच एक चीज होती है, यहां पे लगाते हैं, आपने देखा होगा कई लोग फिश आईज, कोई डिजाइन, कोई फ्लावर, जो यहाँ पे साड़ीज में खास तौर से मेल्स भी लगाते हैं, फीमेल भी लगाते हैं, हम इंडियन फ्लैग लगा लेते हैं, ये सब ब्रूच की कैटेगरी में आता है। तो जहां पे हम चेस्ट पे वेयर करते हैं, एक पिन अप करके लगाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूच। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर,
पहली चीज आपके साथ एक शेयर करता हूं। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले तो इस क्वेश्चन की महान कैलकुलेशंस, ओके, और सॉल्व करने का तो आंसर गलत। मैं इतना परेशान, ये था प्रॉब्लमेटिक एरिया। मैंने नहीं देखा ध्यान से कि ये डायमीटर दिया हुआ है, मैंने इसको रेडियस समझ के सॉल्व कर दिया। तो ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं कि भाई क्वेश्चन पढ़ते वक्त इन बातों का ध्यान रखना होता है कि भाई हमें रेडियस पुट करना है, कहीं वो डायमीटर दिया हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है। अगर डायमीटर दिया तो उसको हाफ करना पड़ेगा। अ वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, रेड लाइट जल रही है भाई, चिल करिए आप। ये एक वायर है जो कोने में घूम रहा है, तो भाई ये वायर तो है 2 पाई आर। हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो भाई इतनी तो तार चाहिए होगी सिर्फ उसकी बाउंड्री बनाने के लिए, राइट। उसके बाद यहां पे 1 2 3 4 5 टाइम्स डायमीटर, इतना तार चाहिए, तब तो ये भाई साहब जाके बनेंगे। और उसके बाद एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना है। अच्छा जी, ये एरिया बताना है, तो ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये टोटल 360 है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो ये हो गया, एक एंगल हो गया 36, है ना। 360 डिवाइड बाय 10 तो 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जब ये 10 इक्वल सेक्टर्स हैं तो हम सीधा लिख सकते थे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, 1/10 ऑफ अ सर्कल। तो दोनों पार्ट बहुत आसानी से हो सकते हैं। पहले पार्ट में हमें निकालना है पहले 2 पाई आर, 5 टाइम्स रेडियस को ऐड करना है, तो बता देंगे कि कितनी सिल्वर की तार इसमें लगेगी ताकि खरीदारी की जा सके इसको बनाने के लिए। और बाद में हमें बताना है कि एक सेक्टर का एरिया कितना है जो कि निकल के आ रहा है सर्कल से 1/10। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ग्रीन लाइट पे। ये जल गई है ग्रीन लाइट और हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से। सो टोटल लेंथ required is equal to 2 pi r plus 5 times the diameter, और 2 pi r है 2 into 22/7 into radius 35/2 into 35/2 plus 5 times 35। क्या मैं थोड़ी देर आराम करूं जब तक आप करके दिखाओगे। 7 5 35, 2 2 जा 2 11 जा, तो ये हो गया आपका 11 into 5 into 35 प्लस 35 इंटू 5, जैसे 350 150 175। क्या बात है। और टोटल कितना आ रहा है भाई इसका आंसर, जल्दी बताओ। mm। सो 285 mm कितना हुआ, करीबन 28.5 सेंटीमीटर। बस 28.5 सेंटीमीटर पता कितना होता है आपका 30 मीटर का जो बड़ा वाला स्केल है उससे भी छोटा, तो करीबन इतनी लंबी 1 फुट तार लगेगी। थोड़ी बहुत वेस्टेज भी निकाल लो तो 30 सेंटीमीटर में आपका काम बन जाएगा और एक छोटा सा ब्रूच बन जाएगा, इतना बड़ा ऐसे गोला और उसके बीच में डिजाइन। ओके, बहुत हो गया मजाक अब हम चलते हैं आगे द एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालने के लिए। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 डिग्री बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर है, ध्यान रखिएगा डायमीटर नहीं है। 7 5 जा 6 जा 11 जा, तो इसका आंसर क्या है भाई फाइनल। क्या बात है, आज तो आप बहुत ही स्पीड में चल रहे हैं। 384.4 mm स्क्वायर, 385/4 mm स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा करीबन 100 के आसपास आ रहा है, 100 से थोड़ा कम है ये। तो ये हो गया मेरा एक सेक्टर का एरिया, इसका एरिया। और ऐसे 10 हैं तो पूरे ब्रोच का एरिया भी निकालने को अगर आया तो हम निकाल लेते, डरते थोड़ी है ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स है वो जो अम्ब्रेला में वो अंदर तार होती है ना, लोहे की तार होती है, उसको बोलते हैं रिब्स को बोलते हैं। पता है, देखो हमारे अंदर भी रिब्स है, यहाँ पे चेस्ट में रिब केज है, रिब केज शेप दे रही है हमें, है ना,
चेस्ट को शेप दे रही है। वैसे अम्ब्रेला भी बंद होता है, जब वो रिब्स खुलती हैं तो अम्ब्रेला का एक शेप आता है, तो इसलिए उसको रिब्स बोलते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ये जो लाइनें दिख रही है ना, ये रिब्स हैं। बट अगर इसको ऊपर से खोल के बिल्कुल फ्लैट सर्कल बनाया जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेक्टर बन जाएगा, 8 सेक्टर्स बन जाएगा। क्या बात है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है इस बार, हाँ 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया मतलब एक ये रिब और एक ये रिब, तो भाई ये तो सेक्टर है। सिंपल। तो हमें यहां पे निकालना है सेक्टर। टोटल सेक्टर है 8। मैं सीधा बोल सकता हूं 1/8 ऑफ अ सर्कल। मुझे थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत मन कर रहा है तो आप थीटा निकाल सकते हैं 360/8 करके। मैं तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मुझे पता चल गया था जब ब्रूच में 1/10 ऑफ अ सर्कल है तो मैंने सीधा 1/10 निकाला ना। यहां पे भी आप सीधा 1/8 निकाल सकते हैं। देखिए सेक्टर होता कुछ नहीं है, सेक्टर सर्कल का एक पार्ट है। θ/360 है क्या, यही तो बता रहा है कि कौन सा पार्ट है। यहां सीधा दिया हुआ है कि वो 1/8 है, तो मैं क्यों ना इसको सीधा 1/8 लिख के निकाल दूं। तो मैं निकालूंगा 1/8 पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, और पाई की कोई वैल्यू देने को बोला है, नहीं दिया है, हम अपनी मर्जी से निकालेंगे। आइए ग्रीन लाइट में सॉल्व करते हैं। सो एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs is equal to sector is equal to 1/8 of circle, that is 1/8 into 22/7 into 45 into 45। क्या बात है। ये आ रहा है 2 4 11 और तो कुछ कट नहीं रहा, तो जल्दी से मेरा आंसर बताओ इसका। क्या बात है, अच्छा ही हुआ मैंने नहीं निकाला। 7 4 28 एंड 45 इंटू 45 इंटू 11 इज 22275, और ये है सेंटीमीटर, या हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, जो कि है सेक्टर। तो अब हमने 360/8 करने के बजाय सीधा बोला भाई 8 इक्वल सेक्टर्स में ये सर्कल बटा हुआ है, हमें एक सेक्टर निकालना है, तो हम सीधा निकालेंगे 1/8 ऑफ अ सर्कल। कैसी रही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये θ/360 वाली बात कितने अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि θ/360 बार बार करते करते हमें ऐसा लगता है कि हमें एंगल दिया हो तभी कुछ हो पाएगा। मैं आपको बताऊंगा अगली रेड लाइट पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेड लाइट आ चुकी है। बिफोर वी आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि θ/360 में क्या हुआ था। एक बार मेरे एक दोस्त पेपर देने गया बोर्ड का, और वहां पे क्वेश्चन आ गया कि ये ट्रायंगल है और एक काऊ बंधी हुई है 7 मीटर की रोप से। बोर्ड का क्वेश्चन है ये, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और बताओ ये 3 काउस बंधी हुई है और ये कितना एरिया ग्रेस कर सकती हैं, और ट्रायंगल की लेंथ भी कुछ अजीब सी दी हुई थी, जैसे 28 और कोई भी अजीबोगरीब वैल्यूज। वो घबरा गया, उसे लगा कि भाई थीटा तो दिया ही नहीं हुआ है, तो मैं थीटा के बिना कैसे निकालूंगा। बट मजेदार बात यह है कि θ1/360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ2/360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ3/360 पाई आर स्क्वायर, अगर ये करके लिख के वो देख लेता तो उसे पता चलता कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तो होता है 180, और 180/360 होता है हाफ। तो कुछ नहीं है, ये हाफ सर्कल ही तो है ना। मिस हो गया ना। तो हमेशा हमें ये θ/360 नहीं समझ के चलना चाहिए, हमें ये भी समझ के चलना चाहिए कि ये सर्कल का कितना एरिया की बात कर रहा है, कितने पोर्शन की बात कर रहा है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो भाई ये तो 360 बनेगा ही ना। तो अगर मैं इन तीनों सेक्टर्स को जोड़ दूं तो जुड़ने के बाद ये बना देंगे सेमी सर्कल, क्योंकि एंगल हो जाएगा 180। तो भाई हाफ सर्कल ही तो निकालना था, लेकिन कहानी हो गई मिस और उसके 100 नहीं आ पाए। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि आपको अगर कोई भी θ/360 को बार बार बोले कि नहीं एंगल निकालना जरूरी है, तो आप बोलिए कि भाई जब एंगल निकालेंगे
जब एंगल निकालने की जरूरत हो। जब साफ साफ दिया हुआ है एम्ब्रेला के केस में कि 1/8 है तो 1/8 निकालेंगे, और ब्रूच के केस में 1/10 है तो हम सीधा 1/10 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade length of 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area clean at each sweep of the blades. तो मैं आपको बता दूं कि कार के वाइपर्स कुछ ऐसे काम करते हैं। कार के वाइपर की कलर मैं अलग बनाता हूं। ये रहा वाइपर, ये ऐसे 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 चलेगा और ऐसे जाके कार को साफ कर देगा। ये 115 डिग्री है, और 2 वाइपर हैं इस गाड़ी में, सब में 2 होते हैं, लेकिन जनरली वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। आपने गाड़ी में अगर देखा हो तो वो दोनों वाइपर्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ऐसे, मतलब साफ की भी जगह में दोनों चलते हैं। कई जगहों पे कॉमन एरिया होता है, लेकिन यहां पे बोल रहा है कॉमन एरिया नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस ब्लेड की लेंथ भी पता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, एंगल भी पता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, इंटू 2 कर दूंगा, है ना मजेदार बात। एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा और इंटू 2 कर दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर मुझे पता है θ/360 πr², जो भी आंसर आएगा इंटू 2 कर दूंगा। मुझे थीटा पता है 115, मुझे रेडियस पता है 25 सेंटीमीटर। कूल, आइए इसको ग्रीन लाइट पे सॉल्व करते हैं। तो एरिया स्वेप्ट बाय 1 वाइपर इज इक्वल टू θ/360 πr²। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 115/360 इंटू पाई। तो दोनों का भाई एक बार में निकालें कि दोनों का अलग अलग निकालें? 22/7 इंटू, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहीं कर देते हैं हम, ताकि एक ही बार में आंसर आ जाए। 115/360, ओ माय गॉड। 5 2s are 10, 5 3s are, ये कितना हो गया भाई 36, ये 2 से 180, 180, 18। बताओ भाई ये टोटल कितना आया आंसर? क्या बात है, ये सेंटीमीटर है क्या? क्या खतरनाक आंसर्स हैं यार, है ना दोस्त। 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने किया क्या यहां पे, मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा काम किया है। हमने निकाला है एक वाइपर, इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं लिख देता एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स इज इक्वल टू θ/360 πr² इंटू 2 स्ट्रेट अवे। क्यों हम एक को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करें, हम सीधा करें, क्योंकि हमारे पास आप जैसा दोस्त है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर में। किस चीज की? कैलकुलेशंस की। यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा हावी हो रही है, इसीलिए मैं आपसे मदद ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम लगेगा, और मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन एक बार खुद करके देखें। मल्टीप्लीकेशन ही मल्टीप्लीकेशन है, जी हाँ, यहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. क्या बात है, बड़ा ही पब्लिक इंटरेस्ट जैसा क्वेश्चन लग रहा है। होता क्या है देखो दोस्तों, ऐसे करके ना, ऐसे रॉक्स होते हैं, तो ऊपर चल रहा होता है पानी। तो जो पानी के ऊपर वाले पत्थर होते हैं वो तो शिप्स को दिख जाते हैं। ये रहा शिप, पानी के ऊपर वाले पत्थर जैसे ये रॉक है वो दिख जाता है, लेकिन जो पानी के नीचे रॉक्स है ना वो नहीं दिखते शिप्स को, और जब शिप जाके उस पत्थर से टकराते हैं तो टूट जाते हैं। तो उसके लिए क्या बनाया इंसान ने? इंसान ने बनाया है लाइट हाउस। और ये फेंकता है लाइट, और घूमता रहता है ताकि लाइट जाए, ताकि दूर से भी कोई शिप आ रहा हो तो उसे पता चल जाए कि वो वहां लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब वहां पे पत्थर है, मतलब आप ध्यान से स्लो अप्रोच करिए, फुल स्पीड में जाएंगे, कहीं पत्थर वत्थर नीचे आया तो आप क्रश हो सकते हैं। तो पत्थर आने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये लाइट हाउस का काम है। क्या और इन्फॉर्मेशन? अरे भाई मैं कोई सेलर थोड़ी हूं यार जो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूं। तो वो तो मेरा मन किया कि इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूं
कि टू वॉर्न शिप्स को वॉर्न करने के लिए अंडर वाटर रॉक्स से लाइट हाउस बनाया गया है। अच्छा, रेड लाइट का भी एक सही कहानी है। रेड लाइट का क्या होता है ना कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो सबसे ज्यादा है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ करीबन करीबन 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग है के आसपास है, और 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास ब्लू की वेवलेंथ होती है। तो करीबन ब्लू से डबल वेवलेंथ है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से रेड लाइट स्कैटर नहीं होती है। हाँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि फिजिक्स पढ़ते वक्त आप और मैं फिर से इस बात को याद कर सकें। जी हाँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा पीसीएम मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 से 8, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट एक ही टीचर, मजा आने वाला है। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्कैटर नहीं करती। इसलिए डेंजर सिग्नल जितने भी बनाए जाते हैं वो सारे के सारे रेड कलर से बनाए जाते हैं। जैसे कि टेल लाइट ऑफ अ कार, हाँ रेड, बिकॉज आपको देखना है रेड लाइट ट्रेन के लिए, बसेस के लिए, कार्स के लिए, सबके लिए रेड लाइट इसलिए बनाई जाती है ताकि दूर से दिखाई दे, क्योंकि वो स्कैटर कम से कम होती है। तो हमें पता चला कि भाई ये सब हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर एक लाइट हाउस इस तरीके से लाइट को थ्रो कर रही है और ये जा रही है 16.5 किलोमीटर तक, एंगल है 80 डिग्री, तो कितने एरिया में शिप्स वॉर्न हो जाएंगे? अरे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस बहुत ही बड़ा मेहमत 16.5 किलोमीटर है और थीटा इसका 80 डिग्री है। तो भाई कैलकुलेशन तो आप खुद ही करके दे ही दोगे मुझे। इट इज लाइक 80 बाय 360 इंटू पाई इंटू 16.5 इंटू 16.5। आप करना शुरू करिए जब तक मैं इसको लिखता हूं। सो यह है एरिया ऑफ सी वांट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई लिखने के लिए बोला हुआ है हमें 314 अपॉन 100 इंटू 16.5 इंटू 16.5 किलोमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। मैं पहले लिख देता हूं कि गलती से मैं इसको सेंटीमीटर वगैरह ना लिख दूं। तो इसका आंसर आप ही मुझे बता दीजिए भाई। क्या बात है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा एरिया है, सिर्फ 16.5 किलोमीटर तक ही तो क्या, लेकिन नहीं, ये गया है कुछ ऐसे 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, और ये 80 डिग्री का एंगल है भाई, 90 से थोड़ा कम है, प्रोपोर्शनल बनाया है। ये एरिया है 189.97। बट मैंने देखा है लाइट हाउसेस में 80 डिग्री का एंगल नहीं होता है। लाइट हाउस में पूरी लाइट घूमती है और चारों तरफ घूमती है, तो 360 डिग्री एंगल होता है, इसलिए पूरा सर्कल बन जाता है। भाई एक लाइट हाउस अगर आपने वहां पे बना ही लिया है तो लाइट को चारों तरफ घुमाएंगे ना। हाँ, वो अलग बात होती है कि कई बार पीछे लैंड होता है तो वहां घुमाने की जरूरत नहीं है, लोग बेकार में डिस्टर्ब होंगे जब उसकी लाइट हाउस की स्ट्रॉन्ग बीम उनकी आंखों में पड़ेगी, इसलिए वो सी की साइड में ही ऐसे ऐसे घूमता रहता है। वो हो सकता है ये एंगल 80 डिग्री का हो। कितना बढ़िया है ना। आप मैथ्स पढ़िए तो ऐसे इमेजिन करिए, सिर्फ क्वेश्चन को करके मत छोड़िए। जूस क्या है फिर क्वेश्चन को करने का? क्वेश्चन का मतलब है रियल लाइफ में किसी ने ये प्रॉब्लम झेली होगी, तो आप ऐसे फील करिए कि जैसे आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं। आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ राउंड टेबल कवर has 6 equal designs as shown. अरे वाह, if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of 0.35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से जमाने की बात कर रहे हो भाई? 35 पैसे कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में मैं कैसे कंफ्यूज हुआ मैं आपको बताता हूँ। रेड लाइट जल रही है, आप जब तक मेरे मजाक का मजा ले सकते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में कि डिजाइन कहाँ पे है। सॉरी, मुझे पता आपको समझ में आ गया कि ये डिजाइन है, मुझे नहीं समझ में, मुझे लगा ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। खैर, ये जो डिजाइन है ये है सेगमेंट, ये है सेगमेंट, और सेगमेंट होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर से हमें डर लगता नहीं है, ट्रायंगल से लगता है। तो देख लेते हैं कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 मतलब मिडल एंगल है 60 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री है तो मैं लगाऊंगा √3/4 a स्क्वायर। जी हाँ, और सेक्टर होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा होगा 60 डिग्री
और रेडियस 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 इज 28 सेंटीमीटर। हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा। इट इज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो √3/4a² जिंदाबाद। आइए इसको ग्रीन लाइट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है, यहां पे निकाले हैं हमें 6 इक्वल डिजाइन, और 6 के 6 डिजाइन है सेगमेंट। वाह भाई वाह। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट जो कि होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल। और मजे की बात यह है कि यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। 60 होने से पता क्या होता है? यस, आपको पता है कि ये बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते थे r² sin θ/2 cos θ/2, नहीं करेंगे। हाफ r² sin θ, नहीं करेंगे। भाई थीटा 60 है तो थीटा भी पता है और θ/2 की वैल्यू भी पता है। हम करेंगे √3/4a²। तो यहां पे हो जाएगा θ/360 पाई r², ये हुआ सेक्टर, माइनस √3/4a²। ये देगा मुझे एरिया ऑफ सिंगल डिजाइन, जिसको हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और बाद में उसे मल्टीप्लाई करेंगे cos से। यस, तो यहां लिखेंगे 60/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28। वाओ, व्हाट अ कैलकुलेशन। आप ही मुझे जल्दी से बता दीजिए कि एक सिंगल सेगमेंट का एरिया क्या है। 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंडराइटिंग मेरी पुअर मैं दोबारा लिख देता हूं, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ मेरा एरिया ऑफ सिंगल सेगमेंट, मतलब एक डिजाइन है 77 पॉइंट, ये एक डिजाइन, ये है 77.47। लेकिन मुझे तो पूरे के पूरे डिजाइन निकालने हैं, तो मैं करूंगा इंटू 6, तो मैं बोलूंगा टोटल वर्क इज इक्वल टू 6 इंटू 77.47। और ये कितना आ रहा है? 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात है, इतना काम करके दिया है कारीगर ने, तो उसे पैसे तो मिलने ही पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस्ट इज इक्वल टू वर्क इंटू रेट। तो भाई ये पता चल रहा है 464.82 इंटू रेट है 0.35। तो कितने पैसे देने हैं भाई हमें उसे? क्या बात है, 162.68 रुपीज हम दे के उसे बोलेंगे थैंक यू सर, आपने हमारे लिए बनाया ये टेबल क्लॉथ जिसमें आपने लगाए सेगमेंट पे डिजाइन। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए आप, ये टेबल क्लॉथ जिस भी टेबल पे लगा होगा वो टेबल सर्कुलर होगी, है ना? उस सर्कुलर टेबल पे ये फॉल कर रहा होगा, है आपकी साइड में। क्या बात है, डिजाइन आपके बिल्कुल सामने आया होगा। इमेजिन करके देखिए भाई, क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व थोड़ी ना करना है, हमें देखना है कि राउंड टेबल क्लॉथ कवर जो भी है ये कैसा दिखेगा बनने के बाद, क्यों बनाया किसी ने ऐसा डिजाइन, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत मजा आता है ये सब करने में। ओके, हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी एंड रेडियस आर। क्या बात है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर पी, तो एंगल है P/360 पाई r स्क्वायर। जरा ढूंढते हैं ये कहां पे है। ये तो 2 पाई r है भाई, ये रहा पाई r स्क्वायर, बट P/360 नहीं है। P/360 लेकिन पाई r स्क्वायर नहीं है। बाप रे बाप, वेरी क्लेवर। अच्छा जी, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कहां पे गड़बड़ होती है। आप ढूंढेंगे P/360, ठीक है, आप इस पे लगा सकते हैं, हाँ आप इस पे लगा के तुरंत आगे बढ़ जाना चाहेंगे कि भाई मिल गया, लेकिन नहीं, आप देखेंगे कि चारों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसको ध्यान से देखें तो P/360 पाई r स्क्वायर से इसको 360 इंटू 2 लिख सकते हैं, तब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा P/360 पाई r स्क्वायर। जी हाँ, थोड़ा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि P/720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू P/360 पाई r स्क्वायर होता है जब ये 2 इसको 360 बनाता है। क्या बात है। तो हम आ गए हैं
1 के एंड पे, बल्कि आ क्या गए हैं, हमने एंड कर दिया है। और ये हुआ हमारा एरिया ऑफ सर्कल्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। सीरियसली देखिए, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आप नहीं बच सकते। जनरली कैलकुलेशंस ऐसी आती हैं एग्जाम में जो सिंपल होती हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल मान के नहीं चल सकते। कुछ ऐसे कैलकुलेशंस भी आ सकते हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज निकालनी हो, आपकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह वगैरह स्ट्रांग होनी ही चाहिए। ये तो था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। हमने सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में कर लिए हैं। हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, और तब तक बाय बाय।